चलो बच्चों, हरे कृष्णा। बेटा आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है, AS4। लिखो सारे बच्चे मेरे साथ, AS4 contingencies and events occurring after balance sheet dates। अब है ना, क्या हुआ बोलो, पूछना है कुछ? contingencies and event occurring after balance sheet date। बेटा इसमें अगर आप गौर करो तो कितने वर्ड हैं? 2। अब बच्चों की तरह गिनने मत बैठ जाना बेटा, 2 है। एक वर्ड का मतलब समझे, वह वर्ड से मतलब नहीं, मतलब सेंस कितने? 2। एक कॉन्टिजेंसीज, दूसरा इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये 2 बातें हमें समझनी है। तो इसमें से एक बात तो आपके काम की नहीं है, क्या? कॉन्टिजेंसीज, क्योंकि इस पर अब अलग से गाइडेंस आ गई, अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, तो वो वहां डील करेंगे। अब वो भी हमें पढ़ना है, लेकिन वो अलग से डिस्कस करना है। तो यहाँ बेसिकली बताओ हमें पढ़ना क्या है? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बेटा हमें ये डिस्कशन करना है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये बताओ, अब लिखना बंद कर दो। ये बेटा पीछे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मैं किस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं? सेकंड वाले पॉइंट पर, ठीक है ना। फर्स्ट वाले से मुझे मतलब नहीं है, मैं सेकंड वाले पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है क्या? लिखना किसी को भी नहीं है, अगर समय बचा तो मैं लिखवा दूंगा, केवल आज मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनो, आज लिखने का नंबर शायद नहीं आएगा, अगर आ गया तो लास्ट में आएगा तो लिख लेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। बेटा ये आपका मान लो ये फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2011, ये 31 मार्च 2012, ये आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2012 और 31 मार्च 2013। ये कौन सी डेट है? बैलेंस शीट डेट है। अरे यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होंगे किस साल के? 2011-12 के, 2011-12 के। क्या बताओ, आपको ये लगता है कि 2011-12 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ बन जाएंगे? बेटा आपको भी समझ में आता है प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है ही नहीं। 365, और कंपनीज की बात कर रहे हैं हम, छोटा मोटा डेटा हम तो एक क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है ना, तो कंपनीज कैसे हैंडल कर लेंगी इतना डेटा? अब मुझे ये बताओ, जब हम इतना इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ फाइनलाइज होंगे? बेटा कहीं यहाँ जाके नेक्स्ट फाइनेंशियल में फाइनलाइज होंगे। आ गया? मान लो 1 जुलाई को फाइनलाइज हो गए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 1 जुलाई 2012 को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर तैयार है, बिल्कुल फाइनलाइज हो गए। अब जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज हो गए, अब अच्छा ये फाइनलाइज का मतलब क्या है? बेटा फाइनलाइज का मतलब है अप्रूव्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गए? अप्रूव्ड हो गए। सर अप्रूवल का मतलब क्या है? बेटा मैं फाइनलाइज का मतलब ये नहीं बोल रहा कि सीए अपना काम कर चुका। मान लो सीए ने 1 जून को अपना काम पूरा कर दिया था, यानी उसने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाकर तैयार कर दिए थे फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं थी। तो क्या बताओ 1 जून को वो फाइनलाइज हो गया क्या? फाइनलाइज का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अप्रूवल से। अप्रूवल का मतलब क्या है? मान लो आप इन फ्यूचर ओनर हो, आपने एक सीए को हायर कर दिया, भाई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, उसने बना दिया 1 जून को।
और आप इंडिया से बाहर थे। सोचने लग गया मैं इंडिया से बाहर कहाँ जा रहा हूँ। तो फिर क्या सोच रहा है आप? नींद आ रही है? इसने तो खाना भी नहीं खाया बेचारे ने। ल, लाता ही नहीं है। क्यों? अच्छा। ये बात भी सही है। आप इंडिया से बाहर थे, 1 जून को आपका सीए फाइनलाइज करके बैठ गया और आप इंडिया से बाहर थे। आप 1 महीने बाद आए 1 जुलाई को, और बताओ क्या किया आपने? बेटा अपने सिग्नेचर कर दिए। तो जब तक आप सिग्नेचर नहीं करोगे बताओ वो क्या नहीं माने जाएंगे? फाइनलाइज नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि आपको भी तो जिम्मेदारी लेनी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। कल को तो वही सीए साइन करके बैठ गया तो कल को गला पकड़ लोगे, भाई साहब इसी ने कर दिया, हमें तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के घूम रहा है मार्केट में। समझ में आ रहा है? तो वो भी सिग्नेचर करेगा और अप्रूविंग अथॉरिटी भी सिग्नेचर करेगी। अप्रूविंग अथॉरिटी का मतलब क्या है? अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स, सोल प्रोप्राइटर तो आप, जैसे मैंने कहा। तो बेटा हम लोग जब यहां पर बात कर रहे हैं, ये बैलेंस शीट डेट है और ये है अप्रूवल डेट, जो मैंने अभी आपको बता दिया। जो भी गवर्निंग अथॉरिटी है एंटिटी की, एंटिटीज अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकती है, वो गवर्निंग अथॉरिटी सिग्नेचर करेगी। तो इस डेट से इस डेट के बीच जो इवेंट्स होंगे, इस डेट के और इस डेट के बीच, इट मींस आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द रिलेवेंट अथॉरिटीज, इस डेट के बीच जो ट्रांजैक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इनको बोलते हैं इवेंट अकरिंग। बेटा इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब नहीं है कि बैलेंस शीट डेट के बाद होने वाले इवेंट्स, वो बिल्कुल भी नहीं है। उसका मतलब यह है कि बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल से पहले जो इस बीच में होंगे उनको AS4 डील करता है, उनको AS4 डील करता है। और मैं आपको बता दूं मैं बेटा किन के बारे में बात कर रहा हूं? इवेंट्स। आई होप you know very well what is the basic difference between event and transactions. ट्रांजेक्शन्स अलग होते हैं, इवेंट्स अलग। इवेंट का मतलब घटनाएं जो घटी हैं, आ गया। ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज होता है, मैं ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा। 31 मार्च 2012 को क्या हुआ होगा? बेटा मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट, ओल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट हटा दी होगी साइड में, और 1 अप्रैल से बताओ जो जो ट्रांजेक्शन, सेल, परचेज, व्हाटएवर जो भी हो रहा होगा वो मैंने बेटा दूसरी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया होगा। जो भी सेल परचेज मींस व्हाट? 1 अप्रैल को सेल परचेज, सैलरी पेड कुछ तो हुआ होगा, इसका मतलब ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन मैंने कहाँ रिकॉर्ड कर लिए? नए बुक्स में। और बताओ सीए किस में लग गया, या सीए का स्टाफ किस में लग गया? बेटा पुरानी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने में, फाइनलाइज करने में, उनसे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाने में लग गया वो। चले आगे। और करते 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 उसने 1 जुलाई तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और आपके सिग्नेचर भी ले लिए। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इस दौरान एक इवेंट, एक घटना हुई। यहां पर स्टॉक था 10 करोड़ रुपए का एक स्टॉक था। कब? बेटा 31 मार्च को फर्स्ट क्लास कंडीशन में फर्स्ट क्लास स्टॉक रखा था 10 करोड़ रुपए का, और एंटिटी बेचकर इससे मुनाफा कमाने वाली थी। बेटा 5 अप्रैल को या 2 अप्रैल को बताओ क्या हुआ? 2 अप्रैल 2012 को बताओ क्या हो गया? लॉस हो गया। इस 10 करोड़ रुपए का लॉस हो गया क्योंकि बताओ क्या लग गई? आग लग गई, और ये 10 करोड़ रुपए का सारा गुड्स जलकर राख हो गया। बोलो क्लियर है? मैं 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट फाइनलाइज करने में लग गया। अच्छा ये आग कब लगी? बेटा इवेंट ही तो है, ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, ये घटना घटी है, बिजनेस में आग लग गई, आग की वजह से नुकसान हो गया। अब बताओ मैं यहां पर 1 जुलाई को बैलेंस शीट बना रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, जिसमें मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। बताओ स्टॉक कितने का दिखाऊं? अब सोच समझ के जवाब देना। स्टॉक कितने का दिखाऊं? दिखाऊं भी या नहीं दिखाऊं? बोलो। नहीं दिखाएं। बेटा क्यों नहीं दिखाएंगे? ये बैलेंस शीट कब की बनी है? एज ऑन। अरे बनाने में ही तो समय लगा है आपको, बन तो कब की रही है?
31 मार्च। क्या 31 मार्च को भाई साहब स्टॉक नहीं था क्या? वो फर्स्ट क्लास कंडीशन में था। 1 अप्रैल को भी था, 2 अप्रैल को आग लगी है। तो आप बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट कब के फाइनलाइज कर रहे हो? 31 मार्च डेट लगी हुई है। तो बताओ दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? बोलो। 10 करोड़ दिखा दिया। आपको नहीं लग रहा धोखा हो रहा है? किसके साथ? यूजर्स के साथ। क्या एंटिटी गलत रिपोर्ट कर रही है क्या? बोलो। क्या एंटिटी गलत रिपोर्ट कर रही है क्या? नो बेटा, एंटिटी गलत रिपोर्ट नहीं कर रही। आप ये नहीं बोल सकते। एंटिटी तो बिल्कुल सही रिपोर्ट कर रही है भाई साहब। जब मैं 31 मार्च की बात कर रहा हूं तो 2 अप्रैल कहां से आ गया? मुझे कोई सपना थोड़ी आ रहा था 2 अप्रैल को ही काम होने वाला है। मैं 31 मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज कर रहा हूं। हाँ, प्रैक्टिकली कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि मैं एक दिन में इनको फाइनलाइज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से समय लग रहा है। और इसीलिए तो पता है आपको इनकम टैक्स में आपको रिटर्न फाइल करने का समय मिलता है। वो इसीलिए तो मिलता है क्योंकि आप प्रैक्टिकली एक दिन में कुछ नहीं कर पाते, समय देते हैं वो लोग। तो अब मैं अकाउंट्स में भी ऐसा नहीं कर पाता, मैंने फाइनलाइज किया। तो मैं एंटिटी बिल्कुल 100% ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं 31 तारीख की पोजीशन रिपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं बेटा ये बताओ, यूजर्स के साथ धोखा हो ही रहा है अभी भी। क्योंकि क्या बताओ, यूजर को पता चलेगा नहीं चलेगा 10 करोड़ का स्टॉक जल गया? पता चलेगा, लेकिन 1 साल बाद, अगले साल पता चलेगा। बोलो आई बात समझ में? क्योंकि मैं इन्हें कब रिकॉर्ड करूंगा? 2 अप्रैल 2012 को रिकॉर्ड करूंगा, लॉस की एंट्री डालूंगा, ये लॉस मेरी बुक्स में दिखाई देगा। लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं अगले साल पब्लिश करूंगा, ये अभी थोड़ी पब्लिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया बेटा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बताओ क्या कर दिया? डेफर कर दिया। पता तो चलेगा लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया। उसकी इंफॉर्मेशन आज नहीं मिलेगी, वो फ्यूचर में मिलेगी। यहां पर बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 आया। फिर AS4 ने कहा भाई साहब एंटिटी गलत नहीं है, हाँ आपको गलत नहीं मान रहे, लेकिन ये इवेंट बताओ कौन सा इवेंट है? बोलो। सिग्निफिकेंट इवेंट, एक इंपॉर्टेंट घटना घटी है बिजनेस में। बोलो आ रही बात समझ में? तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं नोटिस में आनी चाहिए। तो उसने AS4 इंट्रोड्यूस किया। यार एंटिटी तो बताने में, एंटिटी को कुछ बताना तो चाहिए, एंटिटी तो बताने नहीं चाह रही, और एंटिटी गलत भी नहीं है। आप कैसे गलत बोल दोगे? एंटिटी तो सही काम कर रही है, बोल रही मैं तो 31 तारीख का बना रही हूँ, क्यों करूँ मैं एडजस्ट? तो बेटा उन्होंने एक काम किया, सर 31 मार्च की बैलेंस शीट के साथ एनेक्स्चर अटैच कर दे तो बैलेंस शीट में भी चेंज नहीं, एंड उससे भी पता चलेगा। बेटा नकुल, अब वो बात सही है आपकी, ऐसा कर दे वैसा कर दे, अब हमारे पास चॉइस नहीं है बेटा, इस पर गाइडेंस आ गई है। वो गाइडेंस क्या बोलती है हमें वो समझना है। नकुल क्लियर हो गया? चलो मैं आगे। देखो वही तो प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आए हैं बेटा? कोई क्या सोचेगा हम ऐसा कर ले, कोई सोचेगा हम ऐसा करें, तो सबकी सोच बताओ क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। क्लियर है? तो इसीलिए बताओ क्या होता है भाई, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हो? एक ट्रीटमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, फिक्स कर दिया कि भाई यही ट्रीटमेंट होगा, तो सबकी सोच सिमिलर हो जाएगी। क्लियर है? और सबका प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी आएगी। चलो अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है बेटा नकुल। पहले हम सोच सकते थे कि ऐसा कर दे, बैटरी ये रहेगा, बैटरी ये रहेगा, अब तो चॉइस ही नहीं है। हम AS की गाइडेंस की बात करें, और मैंने ये सिचुएशन आपको जो बताई, मैंने कहा ये AS से पहले की सिचुएशन थी, एंटिटी से स्किप कर देती थी, डिले कर देती थी इसकी रिपोर्टिंग को। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है भाई साहब क्या, एक चीज बोलता है पहले तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब समझे? बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल से पहले, अप्रूवल से पहले। अब वो बोलता है ये बताओ आपका AS4 बोलता है इस ड्यूरेशन में, ये अप्रूवल है, ये अप्रूव्ड है, इस ड्यूरेशन में बताओ क्या होंगे, कुछ इवेंट्स होंगे। कौन से? सिग्निफिकेंट इवेंट्स होंगे। वो 2 तरह के होंगे। एक, बोलो,
एक एडजस्टिंग इवेंट्स इवेंट्स और एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। बेटा एडजस्टिंग इवेंट्स क्या किए जाएंगे? एडजस्ट किए जाएंगे, ये डिस्क्लोज किए जाएंगे। गया गया दिमाग में? तो अब बात आती है कि सर ये एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से हैं और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से हैं। बेटा कंडीशन एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट। कंडीशन बोलो नॉट एग्जिस्ट, कंडीशन नॉट एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट, यानी जिनकी बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, बताओ वो क्या होंगे? वो एडजस्टिंग इवेंट होंगे। अब क्या होंगे अभी समझने की कोशिश करेंगे। और जिनकी बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होंगे। बोलो आ गया समझ में? उनका केवल और केवल क्या किया जाएगा? डिस्क्लोजर किया जाएगा। अच्छा मैं वैसे ही पूछता हूं, हालांकि मैंने कुछ ज्यादा समझाया नहीं, मुझे ये बताओ अभी जो मैंने लॉस ऑफ स्टॉक बताया था, आपको क्या लगता है वो कौन सा इवेंट होगा? एडजस्टिंग। आई बात समझ में? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों आप बताओ, बेटा अभी जो मैंने बताया जितनी समझ अभी तक जनरेट हुई है, कोई सही आंसर देना कोई जरूरी नहीं है, आपको क्या लगता है वो एडजस्टिंग इवेंट होगा अभी तक की समझ के हिसाब से जो आपको समझ में आया, या वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा? अरे सही गलत जवाब तो दो बेटा। एडजस्टिंग, चलो यहां भी एडजस्टिंग ही आया। ऐसा करो एक बार, अब मैंने लिख दिया है तो बेटा ऐसा करो नोट कर लो इसे, ये आपको कहीं ना कहीं काम आया। एक बार नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ। ये बना लो, अब जब मैंने बना ही दिया है तो ये पूरा नोट कर लो आप।
लिख लिया सबने? यहाँ सबका हो गया, ऑनलाइन भी शायद सबका हो गया होगा। डन, ओके। यार इतनी देर मैंने समझाया और मैंने इसका मतलब आपने गौर से सुना नहीं। अब सुनो मेरी बात दोबारा। 1 अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012। प्लीज ध्यान से सुन के आंसर देना। ये कौन सी डेट है? बैलेंस शीट डेट। 1 अप्रैल 2012, 31 मार्च 2013। यहाँ 1 जुलाई, बताओ क्या ये? अप्रूवल डेट, अप्रूव्ड हो गया। यहां स्टॉक था कितने का? 10 करोड़ का स्टॉक था, जो 2 अप्रैल को बताओ क्या हो गया? बेटा जलकर राख हो गया 2 अप्रैल को। ये कौन सा इवेंट है? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, क्योंकि बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के बीच में हुआ है। इस तरह के इवेंट्स को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग कौन सा होता है? AS4 बोलता है अगर। कैसे एडजस्ट होगा वो नहीं पता। एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? AS4 बोलता है अगर बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, देखो लिखवाया हुआ है, इफ कंडीशन एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट। अगर बैलेंस शीट डेट, अच्छा बैलेंस शीट डेट कौन सी है? 31 मार्च 2012। बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी तो वो एडजस्टिंग इवेंट होगा, और उसका एडजस्टमेंट होगा। वो कैसे होगा देख लेंगे। अगर बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। आया समझ में? अब बताओ, स्टॉक जल गया आग से, कौन सा इवेंट है? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बताओ, स्टॉक जल गया 2 अप्रैल को आग से, कौन सा इवेंट है? यहां के बोलो, अरे सारे बोलो। ये ऑनलाइन वाले कितना समय क्यों लगाते हो बेटा? शॉर्ट में लिखा करो ना, NA लिख दो या A लिख दो खाली। अभी तो सारे एडजस्टिंग बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। आया कुछ समझ में? बेटा मुझे बैलेंस शीट डेट पर थोड़ी पता था कि आग लग जाएगी। कंडीशन एग्जिस्ट, आग तो ध्यान रखना इंसिडेंटल नहीं होती, एक्सीडेंटल होती है। आपकी इच्छा थोड़ी होती है आग लगाने की। नहीं साहब हमें पता था, पिताजी ने मुझे डांट दिया था तो मुझे पता था कि आग लगा दूंगा मैं, और पिताजी को पता है कि अगर डांट देता हूं तो ये आग लगाता फिरता है। तो पिताजी ने डांट दिया था 28 तारीख को, पिताजी को 31 तारीख को पता था कि आग लगाएगा, और किस में लगाएगा वही सोच रहे थे बस। तो बेटा आग हमेशा एक्सीडेंटल होती है, इंसिडेंटल नहीं होती। इसीलिए बैलेंस शीट डेट पर हमें इसके बारे में पता नहीं था। तो ये कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग। तो हमें एक मोटी मोटी बात समझ में आई। अच्छा थियोरेटिकल क्वेश्चन है सारे, थियोरेटिकल अब तक तो समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिकल एएस नहीं है, थियोरेटिकल। एक सिचुएशन दी जाएगी जिसमें बोला जाएगा कि एडजस्टिंग है या नॉन। अभी मैंने समझाया नहीं एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग क्या है, अभी तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। हमें एक बात समझ में आ गई कि बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल से पहले के इवेंट को बताओ कंसिडर करना जरूरी था या नहीं था। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे लॉस ऑफ स्टॉक इस साल हो गया, कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग। तो बेटा इसका क्या करना चाहिए आपको? डिस्क्लोजर देना। बैलेंस शीट में एडजस्ट मत करो, लेकिन भाई साहब डिस्क्लोजर तो दो कि इस साल का स्टॉक जलकर राख हो गया, जिससे क्या हो, यूजर्स को पता चले कि हाँ एक मेजर इवेंट यहां घट चुका है इस ड्यूरेशन में। हालांकि उसका बताओ किस पर इंपैक्ट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी एक घटना घटी है जिसको बेटा एंटिटी पोस्टपोन कर देती थी। तो AS4 ने आके उन सारी चीजों को हैंडल करने की कोशिश की। अब ये क्या है, कैसे काम करेगा, मैंने आपको बताया बस। खाली आपको मैंने 2 चीजें बताई बस। एक, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या होते हैं, जो बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल से पहले हो। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। बस इतना बताया। इसी बात को बताओ कल हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ढंग से समझेंगे और नोट्स बनाएंगे और इसको लिखेंगे। हरे कृष्णा बच्चों, आज के लिए इतना। हाँ बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, आज के लिए इतना बेटा। इसी को कल हम ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा बेटा साक्षी।
हरे कृष्णा बेटा सुरभि।